खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। जी हां, लोकसभा का महासंग्राम तो शुरू हो चुका है और लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे तमाम दिग्गज अब अपना दमखम आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश की राजनीति की वो शख्सियत जो हमेशा राजनीति में मुस्कुराते हुए ही नजर आई। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिरसा की आरक्षित सीट पर उम्मीदवार बनाकर उन्हें उतारने का काम अब पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। कुमारी शैलजा इस वक्त टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, महासंग्राम 2024 का आगाज हो चुका है। 2 चरणों का चुनाव मतदान भी देश ने देखा है। अब की बार 400 पार, तो क्या देश ये मान ले कि एक बार फिर से मोदी सरकार देश में होगी? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि इनका जो तरीका रहा है, हमेशा से इनकी आदत रही है कि कहना कुछ और असलियत कुछ और होती है, और असलियत देखते हुए ही लोगों को बरगलाना इनका एक काम बन चुका है। और मैं ये बार बार कह चुकी हूँ कि हरियाणा में भी इन्होंने पिछली बार 2019 में जब हरियाणा का चुनाव था, उस समय इन्होंने कहा 75 पार, और मुश्किल से 40 पर आकर टिके थे ये। तो ये इनकी आदत हो गई है, पुरानी आदत है, कोई ऐसी बात नहीं। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी कुछ कहना, कभी कुछ बरगलाना लोगों को, तो ये उसी का हिस्सा समझ लीजिए। आज जबकि देश में लोगों की मंशा बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोग जान भी चुके हैं। माननीय मोदी जी के जुमले अब बहुत पुराने हो गए। राहुल गांधी का शुरुआत में ये कहना कि 200 से पार जो है भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद पहले चरण का जब मतदान खत्म हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने इन सीटों को घटाकर 180 से भी नीचे कर दिया। ये असलियत है, क्योंकि जो हम लोगों का रुझान देख रहे हैं और कुछ टीवी चैनल भी दिखा पा रहे हैं, ज़्यादा लोग तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन जो फीडबैक लोगों से आता है वो दिख रहा है कि जैसे जैसे चरण ये आगे बढ़ेंगे, लोगों में एक असलियत सामने, जो कि बेरोज़गारी की है, महंगाई की है, बहुत सी असलियत है, वो सामने आ रही हैं। और जो ये लोगों की आवाज़ को दबाने की आदत है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। चुनाव ये एक ऐसा समय होता है जब लोग खुलकर अपनी बात कर सकते हैं और जो दिखा सकते हैं, और आप देखेंगे कि हर चरण में इनका ग्राफ और ज़्यादा नीचे गिरता जाएगा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, और उसके बाद ये लग रहा था कि देश में एक तरफा माहौल राम मंदिर के बाद बनता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को शायद किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे राम मंदिर कार्यक्रम का वक्त बीतता चला गया, अब ये कह सकते हैं कि देश में माहौल बदलता नजर आ रहा है। राम मंदिर अपने आप में जो ये इन्होंने उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, खुद शंकराचार्य जी ने, कई शंकराचार्य जो आए, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि जो भगवान राम के नाम पर इन्होंने खिलवाड़ किया, उसका क्या होगा, लोगों के सामने पेश किया गया। लेकिन लोग जान गए कि यह केवल एक राजनीतिक स्टंट रहा। स्टंट जब होते हैं तो वो ज़्यादा दिन असलियत छुपाई नहीं जा सकती। राम मंदिर, भगवान राम हर एक के मन में है। राम मंदिर में लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अयोध्या का एक अलग जो उसकी आस्था है, वो आस्था है और रहेगी, और लोगों के मन में रहेगी। कोई भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट करके ये नहीं दिखा सकती कि लोगों के मन में भगवान राम को केवल वो बसाएगी। इंडिया गठबंधन में शामिल है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या देश में कोई चुनावी माहौल में परिवर्तन नजर आया क्या? चाहे केजरीवाल जी हों, सोरेन जी हों, या फिर और बहुत से लोग जिनके खिलाफ ये इस तरह के केस करते हैं, लोगों को साफ दिख रहा है। आप मुझे बताइए
कि जब ये ऐसे केस करते हैं उसमें असलियत कब कहाँ कैसे आती है। अगर केजरीवाल ही सही, क्योंकि आप मिसाल दे रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते तो क्या उन पर ये केस होता? एक के बाद एक जिनको ये भ्रष्ट कहते रहे और वो इनकी शरण में चले गए या इन्होंने प्रेशर डालकर वो अपने तरफ ले आए तो उनके तो केस सबके ख़त्म हो जाते। तो इसका असर लोगों में बिल्कुल पड़ेगा कि जिस तरह से ये अपने राजनीतिक विरोधियों को उनके ऊपर इस तरह के केस करके जेल भेजना या उनको प्रताड़ित करना, ये एक आज की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की असलियत हो गई है, ये ज़मीन की असलियत नहीं। आए दिन मैं सवाल करता हूं कि मोदी की गारंटी, पूरे देश में खूब प्रचार हुआ मोदी की गारंटी है और मोदी हर बार हर चुनावी जनसभा में ये कहते हुए नजर आया कि ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी की इस गारंटी के सामने राहुल गांधी की गारंटी कहां तक टिक पाती है? और राहुल गांधी का ये कहना कि हर महिला को 1 लाख रुपए वो देंगे सालाना, क्या ये संभव हरियाणा की अर्थव्यवस्था में या कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या ये संभव है? क्यों नहीं है? देखिए, जो पैसा लोगों का पैसा है वो लोगों के ऊपर ही लगना चाहिए और हमारी महिलाओं को ऊपर उठाने का, उनके सशक्तिकरण का ये एक हिस्सा है और हो सकता है। जो पैसा देश का है, देश की अर्थव्यवस्था में आता है, लोगों की मेहनत से, लोगों के पसीने से जो पैसा सरकार के पास आता है, उस सरकार उस पैसे को क्या करती है? आप बैंकों में देखते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको तो लाखों करोड़ों रुपया उनको एकदम दे दिया जाता है और फिर डिफ़ॉल्टर भी हो जाते हैं और फिर माफ़ भी कर दिया जाता है। तो बजाय इसके कि 2-4 चंद हाथों में ये पैसा जाए, देश की जनता में और ख़ास तौर से महिलाओं में क्यों नहीं जाना चाहिए? हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी, खड़गे जी का यही कहना है कि जो हमारी बहनें हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं और कई बार बोलते हैं ना कि जिनकी पहचान नहीं है और मेहनत उनकी सबसे ज़्यादा है, चाहे घर में है, बाहर है, तो उनके सशक्तिकरण के लिए, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब ये चला रहे हैं, दोनों पाँव से चला रहे हैं ना, तो अगर महिलाएं पीछे रह जाएंगी तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये हमारी कमिटमेंट है, राहुल जी की कमिटमेंट है। राहुल की गारंटी मोदी की गारंटी के सामने भारी पड़ेगी? बिल्कुल भारी पड़ेगी। और ये हम केवल गारंटी की बात नहीं कर रहे, उससे पहले हम न्याय की बात कर रहे हैं। महिलाओं को न्याय मिलेगा और ये न्याय कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। युवाओं में खासी उम्मीद इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है विपक्षी दल को लेकर। युवा ये कहता है कि बेरोजगारी को लेकर हालात देश में बदतर होते हुए उन्हें नजर आए और ये भी कहा गया कि देश में हालात खराब हुए तो देश को छोड़ने की मजबूरी अब उनके सामने खड़ी है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ ही हरियाणा में अगर हम देखें, लोग लीगल ढंग से, इलीगल ढंग से अपने ज़मीनें बेच के, कुछ गिरवी रख के पैसे इकट्ठा करते हैं। लीगल और इलीगल ढंग से लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। गांव के गांव खाली हो जाते हैं। जीटी रोड हमारा हरियाणा का खाली हो रहा है, हर गांव से बच्चे निकल रहे हैं, लड़के लड़कियां कि कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं और चले जाएं, लेकिन यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा। दूसरी ओर आप देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, चाहे इज़राइल है या दूसरे देशों में, यूक्रेन तक में, रशिया में, ऐसी जगहों पर भी हमारे बच्चों को भेज दिया जाता है, किसी ना किसी कोई झांसे में आकर उनको वहाँ पर। तो मुश्किल देखो इतनी ज़्यादा है, कौन माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर भेजेंगे? वो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार या हरियाणा में सरकार, ये पूरी तरह से विफल हो गए हैं लोगों को, हमारे युवाओं को रोज़गार देने में। हरियाणा का जिक्र आप खूब कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के चेहरे में तब्दीली कर दी गई। मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा दिया गया। चुनावी अग्नि परीक्षा में ये जो बदलाव है, कितना फ़ायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है? चेहरा बदला है, व्यवस्था तो नहीं बदली, अभी भी वही बात चल रही है। और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे नहीं लगता कि लोगों को अभी पता भी चला है कि नए मुख्यमंत्री हैं।
नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी भी वही कहानी, मनोहर लाल जी उनके साथ जाते हैं, हैंड होल्डिंग अभी भी चल रही है। तो ये केवल एक दिखावा था। इनको एहसास हुआ कि जो 10 साल तक इनकी राजनीति रही या सरकार चलाने का तरीका रहा, वो पूरी तरह से फेल हुआ। और लोगों को जो लोगों की आस्था आनी चाहिए थी सरकार में, वो एकदम ख़त्म हो गई। तो इनका जो बोलते हैं ना कि बौखला कर और डेस्परेट एक तरीका था कि आखिर में बदलें मुख्यमंत्री को और शायद कोई नयापन आए। नयापन तो आया नहीं, और वही पुरानी बातें, वही पुराने ढकोसले, वही पुराने जो जुमलेबाजी तो वो चल रही है। और हरियाणा में ख़ास तौर से, मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आम जो नागरिक की पीड़ा है हरियाणा में, एक चाहे आप ये परिवार पहचान पत्र की बात करें या कोई भी कुछ भी ये योजना लेकर आते हैं, कुछ बात करते हैं, पोर्टल में जाइए और आप देखते हैं उसका क्या हाल होता है। हम आपका भी कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा उसमें, मेरा तो है कि परिवार पहचान पत्र के लिए न जाने हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, और फिर क्या वो पोर्टल काम करते हैं। हर चीज़ का ब्रेकडाउन हो जाता है, लोगों का टाइम, लोगों का वक्त, लोगों के रिसोर्सेज, आम नागरिक की, गरीब आदमी की जीविका, हर चीज़ प्रभावित होती है। लंबा क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर। उस वक्त ये लग रहा था कि कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर टिकट हासिल कर पाएंगे। एसआर के ग्रुप को लगातार बुलाया जा रहा था, अलग अलग बैठकों में आपको शामिल किया गया, आपकी पूरी सलाह लेने का काम किया गया। लेकिन जो उम्मीदवारों की लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो सामने आई, उसके बाद आपके समर्थकों में कहीं ना कहीं ये महसूस उन्हें होता हुआ नजर आया कि शैलजा अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिलवा पाए। नहीं, देखो इसमें कोई बात नहीं है कि कौन किसका समर्थक है। बात यह है कि वहाँ पर हमें जब बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया ताकि सारे पहलू सामने आ जाएं, और वो सारे पहलू हमने रखे। और जो भी ख़ास तौर से जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, और कोई किसी का मार्का हो ऐसा नहीं है। जो भी टिकट मिलती है ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए रखी जाती हैं। और वो सारे आखिर में तो देखो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के उम्मीदवार हैं, कोई किसी का मार्का नहीं हो सकता। ये ऐसा स्तर है जहाँ पर पार्लियामेंट में आपको जाना है, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के साथ, खड़गे जी अब तो खैर राज्यसभा में हैं, लेकिन हमारे नेताओं के साथ बैठना है, वहाँ पर मोदी जी के सामने आपको खड़ा होना है। तो ये लोकल लेवल पॉलिटिक्स वहाँ नहीं चल सकती है, इसका स्तर अलग है। और हर एक उम्मीदवार जो भी है वो ना शैलजा का हो सकता है, ना किसी और का हो सकता है, वो केवल राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का, खड़गे जी का हो सकता है। एक बयान मैंने आपका सुना था जिसमें आपने ये कहा कि अगर मुझे चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन खुद अकेली कुमारी शैलजा नजर आ रही है, बाकी तमाम दिग्गज कह सकते हैं कि अपनी अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहे। नहीं, ऐसा मैंने बयान कभी नहीं दिया। ये शायद मिस रिपोर्टिंग की होगी, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है और क्या। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी उतरते हैं वो दिग्गज ही होते हैं। पार्लियामेंट में जब जाना है, जब मैं शुरू में आई थी तो मैं कौन सी दिग्गज थी। शुरू में जब मुझे मौका मिला तो हमेशा ये मिक्स होता है, ओल्ड एंड न्यू, अनुभव और युवा, नया चेहरा। तो ये हमेशा रहा है पार्टी में। तो कुछ नए चेहरे होते हैं और कुछ अनुभवी चेहरे होते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन टिकटों के फैसले के बाद कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में और खुद बीरेंद्र सिंह में मायूसी नजर आ रही है। अब जो भी कारण रहे, ये हाईकमान का फैसला रहा है। और जो भी हाईकमान का फैसला होता है, देखिए हमारी पार्टी ऐसी है कि इसमें जो भी पहलू देखकर हाईकमांड जिनको भी मैदान में उतारते हैं, तो हम सब मिलकर फिर काम करते हैं। जिक्र हरियाणा की राजनीति का कर लेते हैं, तो किस तरह के सियासी हालात इस वक्त आपको हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही हैं? क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी सामने आएगा। लोकसभा का चुनाव परिणाम ये कहा जा रहा है कि सीधा प्रभावित करेगा आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को।
केंद्र की नीति अलग होती हैं, राज्य की नीति अलग होती हैं। कुछ हद तक ये आपने पिछली बार देखा, जब 2019 का चुनाव हुआ। लेकिन आज के दिन हरियाणा की स्थिति अगर हम देखें तो हरियाणा में चाहे केंद्र सरकार है, जिसको ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक ही पार्टी की रही, अलायंस ज़रूर रहा हरियाणा में, लेकिन मुख्य रूप से हम भाजपा की सरकार मानते। तो डबल इंजन की सरकार ने जो लोगों के साथ लोगों को लेट डाउन किया है हरियाणा में, आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि यहाँ भी पूरी 10 की 10 सीट कांग्रेस की झोली में जाएंगी। और आने वाला समय जब होगा राज्य का, यहाँ पर तो जो इनकी कारगुजारी रही है, आप देखेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होने वाली और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी। क्योंकि लोग देखिए विकल्प भी देखते हैं लोग, दो तरह की बात होती है। एक तो जो इनकम्बेंट है, जो सरकार है, उसका काम देखते हैं, और दूसरी ओर ये भी देखते हैं कि सामने कौन है। आज सामने विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। वही मैं जिक्र कर रहा था कि देश में दो तरह का वोट इस वक्त देखने को मिल रहा है, प्रो मोदी और एंटी मोदी। यानी कुछ लोग जो मोदी को पसंद करते हैं सीधे बीजेपी के खाते में जाएंगे, और कुछ लोग जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं वो विकल्प की तलाश में नजर आएंगे। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी विकल्प है, ये आप कहना चाहती हैं। तो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करना चाहता हूँ, जननायक जनता पार्टी का जिक्र भी मैं यहाँ करना चाहता हूँ। एंटी बीजेपी वोट्स का कहीं विभाजन तो नहीं होगा, कहीं बंटवारा तो नहीं होगा? एंटी बीजेपी वोट अगर बटा तो सीधा नुकसान फिर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि एंटी बीजेपी वोट बटेगा, क्योंकि कांग्रेस ही है। पहले भी कांग्रेस ने दिखाया, हमेशा मजबूत रहे हम। पार्टी कोई भी आई हो, दूसरी सत्ता में आई हो या विपक्ष में आई हो, कांग्रेस अपने आप में स्थिर रही है। और हम जब कमज़ोरी भी आती है, हम मेहनत करते हैं, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। और आज के दिन ना जजपा में कोई जान है, ना लोकदल में कोई बात है। तो दोनों को देखा भी, और इनकी अपनी पार्टी का विभाजन हुआ, उसके बाद ये कमज़ोर होते गए। पिछली बार मौका मिला जजपा को, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ बातें लेकर आए थे। लोगों को लगा कि शायद एक नयापन मिलेगा, उनको कुछ सीटें मिली। पर जैसे ही सरकार बनाने का मौका आया, भाजपा को ज़रूरत थी और इनको ज़रूरत थी सत्ता में जाने की, असलियत सामने आ गई, जजपा भाजपा के साथ चली गई। और ये भी लोग पहले से ही कहते थे कि जब चुनाव नज़दीक आएगा ये ज़रूर अलहदा हो जाएंगे, और वही सामने आया। तो जब आप 5 साल भागीदार रहे और अब आखिर में आकर आप भाजपा को अगर कोसेंगे तो, या भाजपा इनको कोसेगी, तो लोग तो असलियत जान गए। देखा कि 5 साल कैसे इन्होंने काम चलाया, और अब एक दूसरे को जब ऐसी बात करेंगे तो लोग इस बात को मान नहीं सकते। विपक्ष में ना लोकदल ना जजपा, केवल कांग्रेस आज के दिन है, और कल को सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये कहना कि जननायक जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व टीम है, कैसे देखते? बिल्कुल है, रिजर्व तो पिछली बार दिखा ही दिया। और अभी भी आप चाहे इनके कैंडिडेट्स देखें, चाहे इनकी नूरा कुश्ती देखें, तो मुझे नहीं लगता कि जजपा को कुछ विशेष बात इस बार, बल्कि जो पिछला था उस ख़त्म ही हो जाएगा। मुझे एक भी कोई आगे विधानसभा में एक भी सीट आना इनका मुश्किल है। चलिए, जिक्र अब सिरसा लोकसभा क्षेत्र का कर लेते हैं। चुनावी मैदान में आप उतर चुकी हैं। विकास की नज़र से सिरसा लोकसभा क्षेत्र को किस पायदान पर आप देखती हैं? क्या कुछ परिस्थितियां सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आप महसूस करती हैं? सिरसा में राज रहा है, और अभी भी जैसे डिप्टी सीएम रहे वो सिरसा से रहे। एड्रेस तो हिसार का था। हाँ, एड्रेस हिसार का था, ठीक है, लेकिन अब प्रतिनिधि जहाँ से भी होते हैं तो वहाँ के लोग भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो उनका हल्का होता है, क्षेत्र होता है। लेकिन सब तरफ से ये परिवार जहाँ से है वहाँ भी लोगों को उम्मीद रही
और पहले राज भी देखा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो ना कोई विकास देखा ना कोई साथ देखा। और सिरसा जैसी जगह जहाँ पर विकास की बेहद ज़रूरत थी, आपने खोखले वायदे किए, कभी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बार बार उद्घाटन शिलान्यास किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आता। हर क्षेत्र की तरह से चाहे आपका हरियाणा में कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, बातें बहुत हुई, चंडीगढ़ में रहकर उद्घाटन भी बहुत हुए, लेकिन ज़मीन पर आप कहीं भी जाएंगे, और ये सच्चाई है, आप ये मत समझिए कि शैलजा कह रही है, लेकिन सिरसा के लिए हमने अपने समय में कोशिश की कि पूरा वहाँ पर हम कुछ दे सकें। मेरा पिछला, जब मैं यहाँ से एमपी थी, 90 के दशक में थी, तब हम केंद्र से भी प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे, यहाँ पर हमने काम भी किए थे, लेकिन अब ना कोई समानता नज़र आ रही है, ना कोई काम नज़र आ रहा है। तो सिरसा के लोग और पूरे हरियाणा के लोग आज ये देखते हैं कि बातों के अलावा कुछ मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं डॉक्टर अशोक तंवर। आप तंवर को अच्छे से जानती भी हैं, पहचानती भी हैं, तो चुनावी समर में उनकी कमियां और खामियां, ताकत आप अच्छे से जानती हैं, तो आसान रहेगा। देखिए, कोई भी चुनाव मैं हमेशा चुनौती समझती हूँ। कोई चुनाव ना मुश्किल होता है ना आसान होता है। असली बात है कि लोगों का दिल हम जीतें और लोग हम पर विश्वास करें। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं लोगों का दिल जीतूं, लोगों के लिए काम करने का फिर से मौका, लोगों को विश्वास दिलाऊं कि मुझे फिर से मौका दें। तो किसी को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझती कि हमको ऐसे लेना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों पर मुझे विश्वास है, सिरसा के लोगों पर मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारा पुराना नाता रहा है सिरसा से। सिरसा से मेरे पिताजी भी थे, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, मुझे भी मौका मिला। और राजनीतिक रूप से ही केवल ना समझकर, क्योंकि पुराना हिसार है और हम हिसार से हैं, तो सिरसा के लोगों ने पहले भी बहुत प्यार दिया मुझे, मेरे परिवार को, और आगे भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच में मैं अम्बाला गई, अम्बाला चुनाव लड़ा और 2 बार वहाँ से भी मुझे सांसद बनाया। उनका भी मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती। और सेवा मैं, देखो, जिस प्रकार से सिरसा की करूँगी, अम्बाला को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, मिलकर हम काम करेंगे। वहाँ भी पहले भी मैं जब सिरसा से सांसद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आना जाना मेरा और पूरा सहयोग हमेशा रहा। तो एक मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक परिवार है, मोदी जी के परिवार की तरह नहीं, ये हमारा असली परिवार है और हम सच्चाई में विश्वास करते हैं। तो हम किसी और की तरफ ना देखकर हम केवल लोगों की तरफ देखें और काम की बात करें। ये देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में माहौल इस वक्त कुमारी शैलजा को नजर आ रहा है। साफ ही बात करें कि किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी तो वो नहीं करना चाहती, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता का चाहे जिक्र हो, चाहे देश की जनता का जिक्र हो, इस बार कांग्रेस के साथ वोटर्स का मन है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी और बड़ी सियासी हस्ती से, किसी और बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।